वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक आदमी को एक जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। हम नोटिस करते हैं कि उस आदमी को कुछ चोट लगी हुई थी, जिसका मतलब जो भी उसके पीछे पड़ा हुआ था वो उसे जान से मारना चाहता है। अब थोड़ी ही दूर भागने के बाद उसे वो आदमी पकड़ लेता है और इसके बाद वो उस पर हमला करता है, जिसके बाद हमको बताया जाता है कि FBI के हिसाब से हर साल 1.4 मिलियन वायलेंट क्राइम्स अमेरिका में होते हैं। जिसके बाद हम माया और उसके बॉयफ्रेंड रायन को देखते हैं, जो कि अपनी 5th ईयर एनिवर्सरी मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे। वो लोग गूगल मैप के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और जाते हुए वो थोड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो तो उनका भला हो गया था क्योंकि सामने वाले आदमी ने ब्रेक लगा दिए थे। अब यहाँ पर रायन इनहेलर इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको अस्थमा था। खैर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से सिग्नल्स भी गायब हो गए थे। खैर आगे जाकर उन्हें एक वीनस टाउन का बोर्ड दिखाई देता है और इसलिए वो वीनस टाउन की तरफ टर्न ले लेते हैं। अब आगे जाकर वो लोग एक कैफे पर रुकते हैं और बाहर कार पार्क करते समय 2 लोकल मैन उन्हें दूर से घूर रहे थे। खैर वो कैफे के अंदर चले जाते हैं जहां पर वो काफी सारा खाना ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर रायन काफी ज्यादा खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन वो वेज होता है तो खाना वहाँ पर वेज मंगवाया गया था। अब माया उसे ये कहती है कि उसे जर्नी के हिसाब से थोड़ा कम खाना चाहिए। तब रायन बोलता है कि उसकी आज एनिवर्सरी है तो वो खा सकता है और ये बात वहाँ पर बैठे हुए कपल सुन लेते हैं, जिनके नाम नील और ईडन थे। दरअसल उनकी भी 2nd ईयर एनिवर्सरी होती है। अब खा पी कर वो काउंटर पर बिल पे करने के लिए आते हैं, जहाँ पर माया एक मिसिंग पोस्टर देखती है जो कि जेफ नाम के एक आदमी का था। वहाँ की वेट्रेस ये कहती है कि जेफ भी गायब होने से पहले यहीं इस कैफे पर रुका था। तब मजाक मस्ती में रायन कहता है कि अच्छा होगा कि अगर उसने वो खाना ऑर्डर ना किया हो जो कि रायन ने किया था। तब ओनर उससे कहती है कि उसने भी सेम वही खाना ऑर्डर किया था। खैर इस बात को वो इतना सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। उनको लग रहा था कि वो मजाक कर रहे थे। खैर कार में पहुंचकर रायन कार को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार शुरू नहीं होती। वो बार बार कोशिश करते जा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब एक आदमी उनकी कार की विंडो पर आता है और उसका नाम रूडी होता है और रूडी एक मैकेनिक था। मतलब सोचो अचानक से ही कोइंसिडेंस से मैकेनिक भी वहाँ पर आ गया, उनकी कार भी यहीं पर खराब हुई थी। खैर वो कहता है कि उसका गराज यहीं पास में ही है और वो उनकी गाड़ी को फिक्स करके कल सुबह तक डगी के साथ भिजवा देगा। अब ये बात सुनकर रायन उससे ये पूछता है कि फिर वो रात कहाँ पर बिताएंगे। तब मैकेनिक उनसे ये कहता है कि यहाँ के मोटल बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और अगर वो चाहें तो एक एयरबीएनबी में रुक सकते हैं जो कि उनकी जान पहचान वाले का ही है। अब जिसको एयरबीएनबी का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एयरबीएनबी एक तरह से वो जगह होती है जहाँ पर लोग स्टे कर सकते हैं, जहाँ पर उन्हें सारी व्यवस्था मिल जाती है इंक्लूडिंग खाना पीना एंड ऑल। खैर यहाँ पर रायन को उन पर शक होता है क्योंकि वो दोनों वहीं पर थे जो कि उन्हें कैफे पर जाने से पहले घूर रहे थे और इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। पहले उनका उन्हें घूरना, फिर कार खराब होना और अचानक से ही रूडी का एकदम से प्रकट हो जाना। तब माया उसे कहती है कि ये सब अच्छे लोग हैं और उसे नहीं लगता कि ये उनके साथ कोई स्कैम करेंगे और इतना कहकर रायन भी उनकी बात मान लेता है और मेरे ख्याल से रायन की सोच यहाँ बिल्कुल सही थी। खैर अब उन्हें छोड़ने के लिए कैफे वाली वेट्रेस शैली आ जाती है क्योंकि आज उसका डे ऑफ था, इसलिए वो घर जा रही होती है। साथ ही साथ उसका ये कहना था कि वो घर जाते हुए माया और रायन को भी उस एयरबीएनबी पर छोड़ देगी। अब वहाँ से निकलते समय उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जो कि उन्हें एक कार्ड देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई पाप किया है, जिस पर रायन कहता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ गलत जरूर करते हैं, चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और शैली उन्हें उनके एयरबीएनबी में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब एयरबीएनबी के अंदर जाने पर वो दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये एयरबीएनबी काफी अच्छा बना हुआ था। जिसके बाद वो वहाँ पर आराम करने लगते हैं और रायन फ्रिज में बियर रखने लगता है, लेकिन फ्रिज खराब था, इसलिए माया एयरबीएनबी के ओनर को कॉल करती है जिसका नंबर उसे एयरबीएनबी से ही मिला था। खैर वो किसी को फ्रिज को फिक्स करने के लिए भेजने के लिए कहती है। जिसके बाद रात में रायन और माया साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर वो इस जगह के बारे में बात कर रहे थे। इस जगह पर काफी शांति थी, इसलिए वो दोनों काफी खुश होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम उनके लिए ये एनिवर्सरी अब तक की सबसे अच्छी एनिवर्सरी बन रही थी। खैर अब यही बातों ही बातों में वो रोमांटिक हो जाते हैं और घर के अंदर जाकर वो इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कोई जोर से डोर को नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर बाहर एक लड़की थी जिसकी शक्ल अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। वो उनसे पूछती है कि क्या टमारा यहीं पर है, जिस पर वो उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रायन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कहाँ से आई थी। यहाँ पर आसपास तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर कोई रहता हो। खैर अब वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते, जिसके बाद वो फिर से अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। यहाँ पर उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि 5 साल पहले माया को रायन ने प्रपोज किया था।
शादी के लिए, लेकिन उस समय उसने मना कर दिया था। लेकिन अब माया इसके लिए रेडी थी और उसकी जॉब पोर्टलैंड में लगने वाली थी और वो वहाँ पर रायन के साथ रहना चाहती थी। खैर इसी बीच रायन माया से उसके इनहेलर के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि शायद वो कार में रह गया होगा, जिस पर रायन बोलता है कि वो उसे लेकर अभी आएगा, क्योंकि बाहर एक ओल्ड बाइक रखी हुई थी जिसका इस्तेमाल करके वो जल्दी लौट आएगा। खैर रायन के जाने के बाद में माया अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन फिर से इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। पहले उसे लगता है कि वो रायन है, लेकिन वो रायन नहीं बल्कि अगेन वही लड़की थी जो उसे फिर से टमारा के बारे में पूछती है। इससे माया काफी डर जाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि ये जो भी लोग हैं ये एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा थे, क्योंकि दूसरा पर्सन अब घर के अंदर घुस गया था जिसकी माया को भनक तक नहीं थी। अब ये सब देखकर माया घबरा जाती है और वहीं बैठ जाती है। खैर तभी उसे उस लड़की की आवाज आने लगती है जो कि गाना गा रही थी। माया विंडो की तरफ चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो रायन को एक वॉइस मैसेज करती है जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो लड़की जो पहले आई थी वो दोबारा आ चुकी है। खैर इसके बाद वो बाहर जाकर भी चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो अंदर आती है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीती है और म्यूजिक चला देती है। दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो कि अपना इनहेलर लेने के लिए अपनी कार खोलता है कि तभी वहाँ पर रूडी आ जाता है जो कि उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करता है। खैर अब वो इनहेलर लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो उसे लड़ना नहीं चाहता था। अब इधर माया पियानो बजा रही होती है कि तभी हम उसके पीछे एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन माया के पीछे पलटते ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर रायन माया के लिए बर्गर्स पैक करवा रहा था और एयरबीएनबी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ माया नहा रही होती है कि तभी उसे बाहर से किलर देखने लगता है और जब माया पलटती है तब वो फिर से गायब हो जाता है। नहाने के बाद माया बाहर आती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली गई थी। माया अब फ्लैश लाइट की मदद से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो एक क्लोजेट में चेक करती है जहाँ से उसे एक मास्क वाली लड़की मिलती है, जिसको देखकर वो डर गई थी और एक रूम में खुद को जाकर वो लॉक कर लेती है। तभी कोई दरवाजा खोलने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रायन था। रायन से वो पूछती है कि क्या उसने किसी को घर में देखा, जिस पर रायन अभी मना करता है। जिसके बाद वो दोनों फ्यूज बॉक्स ढूंढने लगते हैं और ढूंढकर रायन लाइट्स ऑन कर देता है। रायन उससे पूरी बात पूछता है और तब माया बताती है कि उसने किसी को देखा था जिसने कि एक मास्क पहना हुआ था। तब रायन वहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है जो कि उस लड़की के मास्क जैसी थी। तब रायन कहता है कि उसने जरूर अंधेरे में उस पेंटिंग को देखा होगा, लेकिन माया श्योर थी कि वो पेंटिंग नहीं है। तब रायन उससे पूछता है कि क्या उसने स्मोक किया है, जिस पर वो हाँ करती है। तब रायन उससे कहता है कि वो सिगरेट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और शायद इसी वजह से उसे हेलुसिनेशन हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, वहाँ पर वाकई में कोई ना कोई है। अब इसी बीच उनके दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक देता है। बाहर जाकर देखने पर उन्हें दोबारा वही लड़की सड़क पर मिलती है जिसे सबक सिखाने के लिए रायन आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही वो भाग जाती है और तब इस बात को वो सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लड़की एक टीनेजर होगी जो कि उनके साथ में मजाक कर रही है। खैर इसके बाद वो दोनों अपना बर्गर खाने लगते हैं जो कि रायन लेकर आया था। तभी ऊपर से कुछ लाल लिक्विड टेबल पर गिरने लगता है और ऊपर देखने पर उनको एक बर्ड दिखाई देती है जिसे मारकर वहाँ पर लटकाया गया था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्हें यकीन हो गया था कि कोई ना कोई तो है। जिसके बाद वो डर के मारे दरवाजे को बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क वाला लड़का आता है जो कि दरवाजे को एक एक्स की मदद से तोड़ने लगता है और फिर इसके बाद वो अंदर आ जाता है। तभी ऊपर से दो और लड़कियां नीचे आती हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनमें से एक वही मास्क वाली लड़की होती है जिसकी पेंटिंग भी वहाँ पर थी, जिसे माया ने पहले भी देखा था। वो दोनों डर के एक रूम में लॉक हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। थोड़ा सा तोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उनको ये लगता है कि वो लोग वहाँ से चले गए, अब उन्हें यहाँ से निकलना था। तो रायन ये कहता है कि वो उस बाइक से वहाँ से भाग सकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि इन मास्क वाले लोगों ने इन दोनों के ही फोन्स को तोड़ दिया था। खैर अब वो बाइक तक पहुँचते इससे पहले ही वो मास्क वाला आदमी उस बाइक पर आग लगा देता है। अब यहाँ पर वो दोबारा घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें याद आता है कि इस घर का ओनर एक हंटर है, तो जरूर इसके इस घर के अंदर गन भी मौजूद होगी। जिसके बाद वो एक वेंट में घुस जाते हैं और राइफल ढूंढने लगते हैं। चलते चलते माया के हाथ में एक कील घुस गई थी। वो जैसे तैसे अपनी चीख को कंट्रोल करती है। अब रायन उसके हाथों से कील निकालता है और एक कपड़ा बांध देता है, जिसके बाद वो वेंट के जरिए घर से बाहर आते हैं और स्टोर कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। इफ वहाँ पर कोई गन होगी तो उनकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन रायन भागते हुए गिर पड़ता है जिससे उसके पैरों में मोच आ जाती है। खैर अब वो जैसे तैसे कैबिन में जाते हैं जहाँ पर अंधेरा था। तब माया लाइटर ऑन करती है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की वहीं पर है, लेकिन उन्हें
उन्हें वो नहीं दिखती। खैर वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रायन उसे विंडो के पास बैठकर ऊपर चेक करने जाता है। उसको लग रहा था कि क्या पता ऊपर वहाँ पर गन मिल जाए कि तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और साथ ही साथ वो मास्क वाला आदमी भी होता है जो कि विंडो के बाहर से उसे पकड़ लेता है। इसी बीच रायन आकर गन शॉट चलाता है जिसे गन मिल गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और माया और रायन अब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब रायन को वो मास्क मैन मिल जाता है जिसे वो शूट कर देता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि असल में वो उस एयरबीएनबी का ओनर था जो कि फ्रिज को फिक्स करने आया था और उसे मारने के बाद रायन को काफी गिल्ट महसूस होता है। अब वहीं पर ओनर की कार की चाबी भी थी। वो दोनों बिना देर किए वहाँ से ओनर की कार से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो मास्क वाला व्यक्ति उनकी कार को टक्कर मार देता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ रायन माया को वहाँ से भगा देता है और रायन खुद उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिसके बाद रायन बाहर निकलता है और वो मास्क वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब इधर माया पत्तों की टहनियों के बीच छिप जाती है जहाँ पर उसके सामने वही मास्क वाली लड़की आती है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और तब माया फोन से पुलिस को कॉल करती है। दरअसल ये वाला फोन ना एयरबीएनबी का था, क्योंकि इनके फोनों को तो यहाँ पर तोड़ दिया गया था जो कि उसने बाहर निकलते समय ले लिया था। अब यहाँ पर नेटवर्क की काफी दिक्कत होती है, इसलिए वो फोन को इधर उधर करने लगती है। तब उसे वहाँ पर एक बॉडी मिलती है जो कि स्केलेटन बन गई थी और ये जरूर उन लोगों के प्रीवियस विक्टिम की होगी। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकलकर भागती है, लेकिन तभी उसके सामने मास्क वाली लड़की आ जाती है जो कि उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर रायन माया को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वो मास्क वाली लड़की मिलती है जिस पर बंदूक तान कर वो उससे माया के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की उससे बिल्कुल नहीं डरती और तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है और रायन को मारकर बेहोश कर देता है। अब जब रायन की आंख खुलती है तब वो अपने आप को माया के पास देखता है। यहाँ पर उन दोनों को चेयर से बांधा गया था। रायन माया से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, जिस पर माया हाँ कर देती है और वहीं पर वो तीनों मास्क वाले लोग आते हैं और यहाँ पर वो रायन को सबसे पहले स्टैब करते हैं और चेयर के सहित उसे गिरा देते हैं, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब माया की बारी थी और माया उनसे पूछती है कि वो चाहते क्या हैं और उन्होंने उनके साथ आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब वो हर उस शख्स को मार देते हैं जो कि यहाँ पर आया करते थे। अब यहाँ पर वो मास्क वाला आदमी माया को भी स्टैब कर देता है और चेयर के साथ गिरा देता है, लेकिन होता यह है कि तभी वहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज आती है, जिसको सुनकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसका मतलब माया अभी जिंदा थी। अब जब वो उठती है उसे होश आता है तो वो बगल में ये नोटिस नहीं करती कि वो स्केयर क्रो यानी कि वो मास्क वाली चीज जो थी वो उसके बगल में ही लेटी हुई थी। और बूम, इसी के साथ में द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 फिल्म की कहानी। इसका चैप्टर 2 भी जल्दी आएगा, यानी कि 2024 के एंड में आ सकता है। बात रही चैप्टर 3 की तो उसकी डेट अभी स्पेसिफाई नहीं करी गई है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो है ना तीनों के तीनों किलर्स हैं जो कि किसी को भी मार डालते हैं जो भी इस जगह पर आता है। एंड आई बिलीव कि जो स्टार्टिंग में बंदा था ना जो कि भाग रहा था, जिसको इन्होंने जख्मी किया था, शायद से हो सकता है कि जो कंकाल था वो उसी व्यक्ति का था। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि पुलिस वहाँ कैसे पहुंची, तो देखो आपको याद होगा कि माया ने वहाँ पर कॉल लगाया था, लेकिन शायद से कॉल फेल हो गई थी या फिर ये हो सकता है कि कॉल गई हो। यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस ने उनकी आखिरी कॉल की जो लोकेशन थी वो ट्रेस कर ली होगी। शायद से वहाँ पर कॉल गई होगी लेकिन आवाज ना आई हो, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर ली होगी, अदरवाइज पुलिस यहाँ पर खुद से कैसे आती। और यहाँ पर जो किलर्स थे ना उनके मास्क के अंदर एक स्केयर क्रो मास्क था और एक का होता है डॉल फेस, और यही ओरिजिनल सीरीज के अंदर भी मेन किलर्स दिखाए गए थे जिसके अंदर स्केयर क्रो और डॉल फेस वाले लोग थे। और ये उसी सीरीज का ही एक पार्ट है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ट्रिलॉजी है, यानी कि इस मूवी के अभी 2 पार्ट्स और आने वाले हैं। बेसिकली आप इसको एक फ्रेश कहानी कह